Assalamu alaikum friends, मैं हूं शफकत अली एंड टुडे वी आर हेयर विथ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका CSS के हवाले से PMS के हवाले से बड़ा ही अहम है, जो आपके सब्जेक्ट्स लाइक आपका पाकिस्तान अफेयर हो गया, करंट अफेयर हो गया या आपका IR हो गया, उनके लिए बड़ा ही अहम है और ये आपका ऐसे के हिसाब से भी किसी न किसी एंगल पे आ सकता है। ठीक है, तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी में कौन सी चैलेंजेस हैं। ठीक है, हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान को, ताकि फॉरेन पॉलिसी में जो ये हर्डल्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सवाल आ सकता है और ये सिर्फ आपका ये नहीं कि जो आपके वेरी सून एग्ज़ाम्स हो रहे हैं लाइक आपका CSS 26 हो गया या PMS 24 एंड 25 जो सिंध के हो रहे हैं, तो ये आपका यूँ समझो कि हमेशा के लिए रिलेवेंट टॉपिक है और ये आपका IR के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, सो Pakistan's foreign policy faces multifaceted challenges arising from regional instability, great power rivalries, economic vulnerabilities एंड डोमेस्टिक गवर्नेंस इश्यूज। कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसको कोई एक मसला नहीं है, उसको कई चैलेंजेस हैं। ठीक है, वो चैलेंजेस आपका रीजनल इंस्टेबिलिटी हो गया कि आपका जो रीजन है जिसमें आपका अफगानिस्तान हो गया, जिसमें आपका इंडिया हो गया, ईरानियन बॉर्डर हो गया आपका, ये रीजन में इंस्टेबिलिटी है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंजिंग है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट पावर राइवलरीज के जो वर्ल्ड पावर्स हैं लाइक आपका चाइना हो गया, आपका US हो गया, उनके बीच जो राइवलरीज हैं उनका भी इम्पेक्ट पड़ता है पाकिस्तान पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, ये भी पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी चेंज है। क्यों चैलेंज है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक वुलनरेबिलिटीज़, इकोनॉमिकली हम वीक हैं, हमारी इकोनॉमी वीक है, एंड डोमेस्टिक गवर्नेंस इश्यूज़, और जो हमारे मुल्क में जो हालात हैं, गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं, वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। सो दिस चैलेंजेस कंस्ट्रेन पाकिस्तान डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी। ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी है, खुद मुख्तारी है, उसको कंस्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं उसको। उसके लिए ये बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी है उसके लिए बड़े ये चैलेंजेस हैं। ठीक है, एंड कॉम्प्लिकेट इट्स परस्यूट ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। कि भाई ये जो इश्यूज़ हैं ये पाकिस्तान को यूँ समझो कि कॉम्प्लिकेट करते हैं कि पीस को कैसे हासिल किया जाए, खुशहाली को कैसे लाया जाए, और जो इंटरनेशनल एक क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की उसको कैसे मेंटेन रखें। ठीक है, सो हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। फॉरेन पॉलिसी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इट इज़ इट्स रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल रियलिटीज़। Pakistan's foreign policy anchored in security, Islam and alliance politics has evolved through changing regional and global environments. However, Pakistan continues to confront structural, strategic and image-related challenges that hinder the realization of its objectives of peace, economic growth and global standing. Foreign policy is not built in a vacuum. It is the continuation of domestic strength in the external realm. Hence Morgenthau कहते हैं। So if we simply explain कि what does foreign policy mean? Foreign policy means how a country deals with other countries. So every country makes foreign policy to protect its national interest like security, economy and reputation. Pakistan's foreign policy is mainly based on security like protecting borders and sovereignty, Islamic identity and alliances like friendships with other countries. Over time, Pakistan's foreign policy has changed because the world and region keep changing. However, Pakistan still faces problems such as weak economic structure, strategic challenges, a negative international image. These problems make it harder for Pakistan to achieve peace, economic growth and respect and influence at the global level. So foreign policy is not built in a vacuum. जो हेंस मोर्गेंथो कहते हैं उसका मतलब ये है कि भाई if a country has a strong economy, political stability and unity inside, it can have a strong and successful foreign policy outside.
सो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। ठीक है, उसके बाद हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें कि भाई फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अर्ली ईयर्स फ्राम 1947 टू 1971 सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसी थी पाकिस्तान की, अलायंस विद द यूएस लाइक सीटो एंड सेंटो। पाकिस्तान ज्वाइंड सीटो एंड सेंटो। क्यों पाकिस्तान ने ज्वाइन किया? ताकि टू काउंटर इंडिया एंड गेन मिलिट्री एड। पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी की सेंट्रिक पॉलिसी थी। ठीक है, 1947 से 1971 से पाकिस्तान इनसिक्योर फील कर रहा था। इंडिया के साथ पहली जो हमारी वार हुई थी वो 1948 में हुई थी, जिसकी बिना पे पाकिस्तान को सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, और सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो ज्वाइन किया। यूँ समझो कि हमारी सिक्योरिटी सेंट्रिक पॉलिसी थी 1947 से 1971। उसके बाद पोस्ट 1971 टू 1990s टिल्ट टुवर्ड द मुस्लिम वर्ल्ड एंड चाइना। हमने टिल्ट किया चाइना मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ और चाइना की तरफ। स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट इन अफगान जिहाद, और एंगेज किया अपने आप को अफगान जिहाद में। उसके बाद पोस्ट 9/11 एरा पाकिस्तान बिकेम अ फ्रंट लाइन स्टेट इन द वार ऑन टेरर। पाकिस्तान 9/11 के बाद जो एक बड़ा अटैक हुआ था अमेरिका में, उसके बाद पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बना वार ऑन टेरर में। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान बट फेस्ड मिसट्रस्ट, इंटरनल इंस्टेबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक एसेशन। पाकिस्तान ने मिसट्रस्ट फेस किया। वो क्यों किया कि जब भी अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान ने, तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ उस हिसाब से नहीं दिया, और इस तरह पाकिस्तान को मिसट्रस्ट का सामना हुआ। उसके बाद इंटरनल इंस्टेबिलिटी हुई कि भाई अफ़गानिस्तान में जो वार हुई, अफ़गानिस्तान से रिफ्यूजी यहाँ पे आए, तो यहाँ पे टीटीपी का इमरजेंस हुआ। टीटीपी और इस तरह के जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी या टेररिस्ट ग्रुप्स थे, उनका इमरजेंस हुआ, पाकिस्तान पे अटैक्स किए, और इस तरह इंटरनल इंस्टेबिलिटी हुई पाकिस्तान में, एंड डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। ठीक है, उसके बाद कंटेम्प्रेरी पीरियड क्या है कि भाई स्ट्रगल टू बैलेंस टाइज अमंग द यूएस, चाइना, गल्फ स्टेट्स एंड रीजनल नेबर्स अमिड शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स। कि भाई जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि उसके टाइज जो हैं, उनके जो ताल्लुकात हों, बैलेंस्ड हों, कि यूएस के साथ, चाइना के साथ और गल्फ स्टेट्स के साथ। गल्फ स्टेट्स में आपका जैसे जो मेजर कंट्रीज़ हैं, आपका सऊदी हो गया, यूएई हो गया, आपका कतर हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि मैं किसी एक की साइड ना लूँ, मुझे जो है ना रिलेशंस, बैलेंस्ड रिलेशंस होंगे तो मुझे फ़ायदा हो सकता है, और अगर मैं किसी एक की तरफ टिल्ट करूंगा तो दूसरा मुझसे नाराज़ हो जाएगा। एंड रीजनल नेबर्स अमेंड शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स। और जो रीजनल नेबर्स हैं वहाँ भी पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे भी उसके ताल्लुकात बैलेंस्ड हों और अच्छे हों, और उन ये जो पॉलिटिक्स के हवाले से, जो अलायंसेस के हवाले से एक शिफ्टिंग हो रही है, उनको देख के पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो मेजर फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए हैं क्या, हम ये डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजिक डायलेमा विथ इंडिया। व्हाट डज स्ट्रेटजिक डायलेमा विथ इंडिया मीन्स स्ट्रेटजिक डायलेमा मीन्स अ सिचुएशन वेयर एवरी ऑप्शन इज डिफिकल्ट एंड व्हाट एवर पाकिस्तान डज रिगार्डिंग इंडिया हैज़ सीरियस रिस्क्स। उसमें जो हमारा कोर इशू है वो है कश्मीर। कश्मीर मीन्स अनरिजोल्व्ड India's revocation of Article 370 2019 further complicated diplomacy. So why is India a major strategic challenge for Pakistan? Because security threat. India is much bigger in size, economy and military power. Pakistan always has to stay alert because of past wars and ongoing tensions, especially over Kashmir. उसके बाद में आपका arms race problem. If India increases weapons, Pakistan feels forced to do the same. This puts pressure on Pakistan's economy, but not responding could risk security. उसके बाद कश्मीर dispute. Pakistan wants a peaceful and fair solution. India considers it an internal matter. This disagreement keeps relations tense and affects Pakistan's diplomacy worldwide. ठीक है, सो ये जो कश्मीर वाला मामला है, ये कश्मीर वाला मामला पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेंशंस के लाइन ऑफ कंट्रोल स्क्रिमिशेस,
terrorism allegations and disinformation campaigns. Line of control is the military boundary between Pakistan and India in Jammu and Kashmir. It is not an official international border, but it separates the areas controlled by the two countries. सो वहाँ पे जो फायर एक्सचेंजेस होती हैं ये बड़ा टेंस सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद इंडिया हमेशा पाकिस्तान पे एलिगेशंस लगाता है कि जो इंडिया में जो भी टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, एलिगेशंस लगाता है कि इट वाज कैरीड आउट और इट वाज हेल्प्ड बाय पाकिस्तान। उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। व्हाट डज इट मीन्स स्प्रेडिंग फॉल्स, मिसलीडिंग और एग्जैजरेटेड इंफॉर्मेशन टू डैमेज एन अदर कंट्रीज इमेज। Pakistan believes that India runs organized media and digital campaigns to portray Pakistan negatively at the international level. This includes linking Pakistan with terrorism without credible evidence, spreading fake news on social media, using think tanks, NGOs and media outlets to influence global opinion. The purpose is to isolate Pakistan diplomatically, weaken Pakistan's international image, reduce foreign investment and global support for Pakistan's stance on Kashmir. Such campaigns create mistrust, increase hostility and make peace and dialogue more difficult. उसके बाद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इंडियाज ग्लोबल लॉबिंग एंड पाकिस्तान्स लिमिटेड नैरेटिव पेनिट्रेशन एट फोरम्स लाइक FATF and UNGA, United Nations General Assembly. How India trying to isolate Pakistan at international level? India's global lobbying means India actively uses diplomats, media, think tanks and allies to influence international opinion. India presents its views strongly at global forums like FATF. आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जब 2018 के बाद FATF ग्रे लाइन में था, उसमें इंडिया ने बड़ा ही ट्राई किया कि पाकिस्तान को वहाँ से ब्लैक लिस्ट कराया जाए। अगर पाकिस्तान FATF में ब्लैक लिस्ट होता तो पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है या जो ट्रेड है या जो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान की कनेक्टिविटी है खास करके बैंकिंग सेक्टर में, तो वो बड़ी इफेक्ट होती। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इंडिया ट्राइज टू पोर्ट्रे पाकिस्तान एज इररेस्पॉन्सिबल आर लिंक्ड टू एक्सट्रीमिज्म, raise doubts about Pakistan's financial and security policies, reduce sympathy for Pakistan's stance on Kashmir. On the other hand, Pakistan's limited narrative penetration means Pakistan's point of view does not reach global audiences effectively due to weaker lobbying networks, limited media outreach, economic and diplomatic constraints. As a result, India gains greater influence in international forums. Pakistan faces diplomatic pressure and partial isolation. So, India's effective global lobbying and Pakistan's weak narrative outreach at forums like FATF and UNGA enable India to diplomatically isolate Pakistan. ठीक है, in short, India actively lobbies at international forums to shape global opinion against Pakistan through diplomatic influence, media narratives and strategic partnerships. India seeks to portray Pakistan negatively. Pakistan, due to limited diplomatic outreach and narrative penetration, struggles to effectively counter these claims. This imbalance allows India to exert pressure and attempt Pakistan's diplomatic isolation. So, उसका रिजल्ट क्या है कि the Indo-Pak rivalry consumes Pakistan's strategic attention and limits broader foreign policy diversification. What does it mean? Because of India's diplomatic pressure, lobbying and constant rivalry, Pakistan has to spend most of its time, energy and resources focusing on India. A large part of Pakistan's foreign policy becomes India-centric, like security, Kashmir, LOC, diplomacy. This leaves Pakistan with less attention and capacity to build strong economic diplomacy, expand trade relations, develop ties with Africa, Latin America and East Asia, play a larger
global role beyond South Asia. So instead of having a diverse and balanced foreign policy, Pakistan remains strategically preoccupied with India. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अफगानिस्तान इंस्टेबिलिटी के पोस्ट यूएस विथड्रॉल तालिबान रिटर्न हैज़ नॉट इंश्योर्ड बॉर्डर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कि भाई हम देखते हैं कि जो अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ 2021 में, उसके बाद जो तालिबान रूल हुआ, तालिबान आए हैं इक़्तिदार में, उनके आने के बाद जो सिक्योरिटी है बॉर्डर की वो इंश्योर नहीं कराई गई। वहाँ पे इस बॉर्डर पे टेररिज्म है, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं कर रहे तालिबान। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए, कि जो इनस्टेबल अफगानिस्तान है उसके इम्पैक्ट्स डायरेक्ट पाकिस्तान पर पड़ते हैं। TTP resurgence, cross border militancy threatens internal security and strains bilateral ties। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का रिजर्जेंस हुआ है वो रीअपियर हुए हैं, वो रीएक्टिव हो गए हैं। तो उससे क्या होता है कि जो क्रॉस बॉर्डर है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे मिलिटेंसी है, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। ये जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी है, ये पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, उनके लिए ख़तरा बन चुकी है। आपने देखा होगा कि TTP ने पाकिस्तान में 2024 में 25 में बड़े ही अटैक्स किए हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और पाकिस्तान में पीस को बड़ा डिस्टर्ब किया है इन्होंने। और उसमें क्या होता है कि जो TTP यहाँ पे पाकिस्तान पे अटैक करके अफगानिस्तान में छुप जाती है, तो पाकिस्तान को मजबूरन वहाँ पे स्ट्राइक करनी पड़ी है। और इससे क्या होता है कि जो बायलैटरल टाइज है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वो ख़राब होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अफगानिस्तान का जो कोऑपरेशन है तालिबान का वो बिल्कुल ज़ीरो है, यूँ समझोगे। तालिबान ना TTP को रोकता है, ना तालिबान ये अलाउ करता है पाकिस्तान को आप उनके साथ डील करें। तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ा ही चैलेंज है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एंड रिफ्यूजी इशूज़, पाकिस्तान कंटिन्यूज टू होस्ट लार्ज अफगान पॉपुलेशंस अमिड इकोनॉमिक स्ट्रेस। कि भाई पाकिस्तान को लिए अब भी ये बड़ा इशू है कि पाकिस्तान अब भी जो एक ग्रेटर नंबर ऑफ अफगानी पीपल है उनको होस्ट करता है, रिफ्यूजीज़ को, ठीक है। और पाकिस्तान ऑलरेडी फेसेस इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक स्ट्रेस है पाकिस्तान में। तो उसके बावजूद पाकिस्तान के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग है कि ग्रेटर नंबर ऑफ रिफ्यूजीज़ को होस्ट करे पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। सो बैलेंसिंग एंगेजमेंट विथ तालिबान while maintaining international legitimacy and border stability। कि ये पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है, एक तो तालिबान के साथ बैलेंस्ड हो एंगेजमेंट और इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी हो, बॉर्डर पे स्टेबिलिटी भी हो। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये चैलेंज है, ये वो है चैलेंज बड़ा, US चाइना राइवलरी एंड स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग। कि चाइना पाकिस्तान से ऑल विद अ फ्रेंड, CPEC इज सेंट्रल टू इट्स इकोनॉमिक विजन। कि हम देखते हैं कि भाई जो चाइना पाकिस्तान का है वो ऑल विद अ फ्रेंड है, और CPEC जो है वो एक इकोनॉमिक विजन है पाकिस्तान के लिए, और CPEC को बैकबोन समझा जा रहा है, ठीक है। सो यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स अ क्रिटिकल मार्केट, एड सोर्स एंड डिफेंस पार्टनर। कि जो US है हमारे लिए वो एक अच्छी मार्केट है, ठीक है। कैसे ये क्रिटिकल मार्केट है, एक तो हमारी एक्सपोर्ट वहाँ ज़्यादा जाती है, दूसरा वहाँ से एड मिलती है, तीसरा वो डिफेंस पार्टनर है, वहाँ से सब आम इंपोर्ट करता है वहाँ से। बट रिलेशन सफ़र ड्यू टू मिसट्रस्ट एंड डिफरिंग प्रायोरिटीज़ लाइक काउंटरिज्म वर्सेस CPEC। कि हम देखते हैं कि जो US के साथ रिलेशंस हैं वो बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं? कि मिसट्रस्ट है, और जो तरजीहात हैं वो अलग हैं, वो मुख्तलिफ हैं। क्या तरजीहात हैं? वो तरजीहात ये हैं कि काउंटर टेररिज्म पे पाकिस्तान के साथ कभी तावन करता है, कभी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद करता है, और CPEC को कभी कहता है कि ये एक डेप ट्रैप है, ये पाकिस्तान की जो यूँ समझो कि खुद मुख्तारी है उस पर चाइना का वार है, या पाकिस्तान के यूँ समझो कि कॉलोनाइज करने की कोशिश की जाती हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है। हम अब देखते हैं कि ये डायलेमा कैसे है कि अलाइनिंग टू क्लोजली विथ ईदर साइड रिस्क से अलाइनेटिंग द अदर। कि भाई अगर हम किसी एक के साथ क्लोज हो जाते हैं तो दूसरा हमसे नाराज़ हो जाता है, ठीक है। तो
इसमें कोर इशू क्या है कि मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी इन ए पोलराइज्ड ग्लोबल ऑर्डर, कि ये एक यूनिलेटरल ग्लोबल ऑर्डर नहीं बल्कि पोलराइज्ड ग्लोबल ऑर्डर है, जिसमें पाकिस्तान को अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना इशू फील हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मिडिल ईस्ट पोलराइजेशन, ये भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, वो चैलेंज कैसे है कि मिडिल ईस्ट is divided into rival camps mainly led by Saudi Arabia, a Sunni bloc, Iran, a Shia bloc. These rivalries play out in Yemen war, Syria, Iraq, Lebanon, politics inside forums like the OIC. Saudi Arabia-Iran rivalry, what does it mean? Saudi Arabia and Iran compete for regional influence. Their rivalry affects Muslim unity, oil politics, regional stability. Pakistan has close relations with both countries. Saudi Arabia, financial support, remittances, religious ties. Iran, neighbor, energy cooperation, border security. So Pakistan cannot afford to choose one side. उसके बाद यमन वार एंड पाकिस्तान न्यूट्रलिटी, वो कैसे कि सऊदी अरेबिया वांटेड मिलिट्री सपोर्ट इन यमन, पाकिस्तान रिफ्यूज्ड to send troops, choosing neutrality. Reason, avoid sectarian tensions at home, maintain relations with Iran, prevent getting trapped into a proxy war. This shows Pakistan's balanced foreign policy. What does mean OIC politics? The OIC often reflects Saudi influence. Iran and Saudi rivalry weakens Muslim unity. Pakistan tries to avoid taking sides, promote dialogue, keep the OIC focused on issues like Kashmir and Palestine. ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है। यमन की वार हो गई या ओआईसी की पॉलिटिक्स हो गई तो पाकिस्तान इनमें नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अगर अख्तियार करता है तो उसको मिसरीड किया जाता है कि पाकिस्तान इसमें अपना किरदार अदा नहीं करता, डिसाइड नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है बिटवीन सऊदी एंड तेहरान, इसमें पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक स्पेस तो है लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान के लिए बैलेंस रखना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सो नेविगेटिंग इंट्रा मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग इकोनॉमिक और रिलीजियस डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए इशू क्या है कि जो इंट्रा मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पे कैसे जो फॉरेन पॉलिसी है उसको शेप दिया जाए जहाँ पे इकोनॉमिक कंप्रोमाइज भी ना हो और रिलीजियस डिप्लोमेसी भी ख़राब ना हो। उसके बाद इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड पॉलिसी ऑटोनॉमी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए वो है इकोनॉमिक डिपेंडेंस और पॉलिसी ऑटोनॉमी। एक तो हमारी इकोनॉमी वीक है, दूसरा हमारी जो पॉलिसी है वो हमारी खुद मुख्तार नहीं है, वो किसी न किसी तरह हमें टिल्ट लेना पड़ता है, किसी न किसी तरह हमें किसी और के स्टांस को सपोर्ट करना पड़ता है कि आईएमएफ कंस्ट्रेंट्स, फ्रीक्वेंट बेल आउट्स एरोड पॉलिसी इंडिपेंडेंस के जो आईएमएफ से बेल आउट पैकेजेस लिए जाते हैं तो आईएमएफ अपनी कंडीशंस रखता है। आईएमएफ जो यूँ समझो कि पॉलिसी इंडिपेंडेंस है उसको एरोड करता है। वो आईएमएफ एक रोड मैप देता है कि आपने इस तरह की पॉलिसीज बनानी है, आपने इस तरह से जो इकोनॉमिक यूँ समझो रिकवरी है इस तरह से आपने रिकवरी करनी है। उसके बाद डेब्ट पॉलिसी, हैवी रिलायंस ऑन चाइना, गल्फ एड एंड मल्टीलैटरल लोन्स लिमिट्स स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कि भाई पाकिस्तान समझो कि डिपेंड रहता है, उसकी एक ओवर रिलायंस है चाइना पे, गल्फ एड पे या जो मल्टीलैटरल लोन्स हैं वो पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटजिक चॉइस है कि भाई हमें किस तरफ ज़्यादा टिल्ट करना चाहिए, कहाँ से हमें इंटरेस्ट सर्व हो सकते हैं, वो जो एक चॉइस है पाकिस्तान की वो लिमिट हो जाती है। वो लिमिट इसलिए होती है कि चाइना से हमें लोन्स मिलते हैं या गल्फ एड मिलती है या जो मल्टीलैटरल लोन्स होते हैं, हम कहीं भी जाते हैं लाइक आपका आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या कोई और कंट्री या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो वहाँ से हमें कंडीशंस मिलती हैं और कंडीशंस इस बुनियाद पे मिलती हैं कि हम कि अब आज़ाद नहीं होते, कि जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो लिमिट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेड इम्बेलेंस है। ट्रेड इम्बेलेंस क्या है कि लो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेज, कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो लो है और हम ओवर डिपेंड करते हैं रेमिटेंसेज पे। जो बाहर ममालिक में पाकिस्तानी रहते हैं वो जो वहाँ से सेंड करते हैं रेमिटेंसेज उनको कहते हैं, तो हम उन पर ओवर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद
और इसका आउटकम क्या है कि इकोनॉमिक फ्रेजालिटी डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू वीक फॉरेन पॉलिसी बार्गेनिंग पावर, कि जो इकोनॉमिक वीकनेस है हमारी, वो यूँ समझो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को वीक करती है और जो हमारी बार्गेनिंग पावर है वो कमज़ोर पड़ जाती है। उसके बाद इमेज एंड परसेप्शन क्राइसिस, पाकिस्तान की जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, या जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है पाकिस्तान के हवाले से, वो नेगेटिव किया जाता है। अब पाकिस्तान की इमेज ख़राब होती है, उसके बाद परसेप्शन जो पाकिस्तान के बारे में बनता है वो ख़राब बनता है, नेगेटिव बनता है, कि टेररिज्म स्टिग्मा, कि डिस्पाइट सेक्रीफाइसेस ग्लोबल परसेप्शन रिमेंस स्केप्टिकल, कि पाकिस्तान वार ऑन टेरर में जितना नुकसान पाकिस्तान ने किया है शायद किसी और कंट्री ने नहीं किया। ठीक है, तो इतनी सेक्रीफाइसेस देने के बाद पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, पाकिस्तान में मेन लॉसेस हुआ, इकोनॉमिक लॉसेस अलग से हुए, लेकिन फिर भी जो ग्लोबल परसेप्शन है वो एक शक के बुनियाद पर देखती है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में टेररिज्म है, इसके पीछे पाकिस्तान है, या इस तरह की एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है कि जो टेररिज्म है पाकिस्तान उसके खिलाफ सही काम नहीं करता। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी कंसर्न्स के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस एंड गवर्नेंस इश्यूज वीकन पाकिस्तान से सॉफ्ट पावर। एक तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हम देखते हैं कि फेडरेशन है या जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे रेसलिंग वाली सिचुएशन है, एक इल्ज़ाम तराशी, मीडिया में एक दूसरे को बुरा भला कहना। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकल विचंट है यहाँ पे, या जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, या जो पॉलिटिक्स में हैं अभी रूल कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, या जो अपोजिशन है अपोजिशन के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक यूँ समझो कि इनस्टेबल सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान में। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, या जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं वो बिगड़े हुए हैं, या जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं पाकिस्तान में, वो जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट पावर है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वावेला किया जाता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ा चैलेंज है। उसमें क्या होता है कि पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान के बारे में जो परसेप्शन है वो नेगेटिव क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसके बाद मीडिया नैरेटिव वारफेयर, इंडियाज डोमिनेंस इन ग्लोबल मीडिया अफेक्ट्स पाकिस्तान इमेज, के ऑलरेडी भी डिस्कस के इंडिया हमेशा उसकी ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मीडिया नैरेटिव वारफेयर है उसको स्ट्रॉन्ग करे। उसने उसको एक तो स्ट्रॉन्ग किया है, दूसरा उसने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की है। वो पाकिस्तान को इस तरह शेप देता है कि पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट कंट्री है या पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि डिप्लोमेटिक कैपिटल इज स्पेंट ऑन डिफेंसिव नैरेटिव्स इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव एंगेजमेंट। व्हाट डज इट मीन? डिप्लोमेटिक कैपिटल मीन्स ट्रस्ट, गुडविल, इन्फ्लुएंस, credibility a country has with other states. When we say Pakistan's diplomatic capital is spent, it means a lot of Pakistan's time, energy and influence is used up managing crisis, especially issues like India, Kashmir, terrorism allegations, etc. So instead of investing this capital in new partnerships, Pakistan is often spending it just to defend its position. In simple words, Pakistan often uses its diplomatic capital to manage disputes rather than to build new opportunities. ठीक है, उसके बाद regional isolation and SAARC stagnation. So what does it mean? It means that Pakistan is increasingly isolated in its immediate neighborhood, and the main regional organization of South Asia, SAARC, has become inactive and ineffective. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि SAARC dormancy, India's reluctance to engage curtails regional cooperation. Means SAARC has become inactive mainly because India is unwilling to engage with Pakistan, and this unwillingness blocks regional cooperation in South Asia. So if we simply break it down, SAARC dormancy means SAARC is inactive, frozen. India's reluctance to engage, India avoids dialogue and regional forums involving Pakistan. How does it curtail regional cooperation? It stops trade,
connectivity, and collective problem solving. In simple words, when India avoids engagement, the whole region suffers. How this affects Pakistan? Regional trade remains very low. Economic integration is blocked. Smaller South Asian states lose collective bargaining power. Pakistan faces regional isolation without formal exclusion. उसके बाद हम देखते हैं कि लिमिटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पाकिस्तान से ट्रेड विद इन साउथ एशिया इज मिनिमल अंडर 5%. So, despite the idea of regional economic integration, Pakistan's trade within South Asia is minimal, less than 5% of its total trade. Why is it so low? India-Pak tensions block trade routes and agreements. SAARC stagnation limits regional cooperation. Tariff and non-tariff barriers make trade costly. Focus on extra-regional partners, China, Middle East instead of South Asia. Implications for Pakistan क्या है कि missed opportunities for regional markets, over reliance on China and Gulf countries, weak regional supply chains and connectivity limits Pakistan's regional influence. उसके बाद हम देखते हैं contrast with ASEAN, failure to achieve collective regional prosperity. So, South Asia has largely failed to achieve collective regional prosperity, while ASEAN, Southeast Asia, has successfully promoted regional economic growth and integration. उसके बाद देखते हैं कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, वो है क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिकल वुलनरेबिलिटीज. सो हम देखते हैं क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिकल वुलनरेबिलिटीज कैसे हैं कि Pakistan faces climate related risks and geopolitical vulnerabilities that complicate its foreign policy and international positioning. What are climate vulnerabilities? Floods, droughts and extreme weather affect agriculture and water resources. Energy shortages and dependence on foreign fuel make Pakistan sensitive to global market fluctuations. Climate-induced migration and disaster relief needs create domestic pressures that spill into foreign policy priorities. So, Pakistan's climate change forces it to engage internationally for disaster aid, energy and environmental cooperation. उसके बाद हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज क्या हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बॉर्डर्स विथ चाइना, बॉर्डर्स विथ इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना. सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं? टेररिज्म, बॉर्डर टेंशंस एंड रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं. डिपेंडेंस ऑन एलाइज फॉर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सपोर्ट्स. सो पाकिस्तान's लोकेशन गिव्स इट strategic importance but also exposes it to regional conflicts and political pressures. Implications ऑफ फॉरेन पॉलिसी वो कैसे हैं कि नीड टू बैलेंस रिलेशंस विथ मेजर पावर्स लाइक चाइना, यूएस, रशिया. उसके बाद जियो इकोनॉमिक रीओरिएंटेशन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन एंड BRI जियोपॉलिटिक्स अफेक्ट पाकिस्तान कनेक्टिविटी एम्बिशंस. ठीक है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग है, क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज. हम अगर एनालिटिकली असेस करें कि किस तरह ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये चैलेंज है, ठीक है, उसमें हम डायमेंशंस अगर देखें तो डायमेंशंस हमारे लिए सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, डिप्लोमेटिक है, लाइक डिप्लोमेसी हो गई, आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी हो गई. उसके बाद हम रीजन को देखते हैं, उसमें जो सबसे पहला डायमेंशन है वो है सिक्योरिटी. उसमें चैलेंज क्या है हमारे लिए? इंडिया चैलेंज है, TTP है और बॉर्डर इंस्टेबिलिटी है. ठीक है, तो उसमें जो अंडरलाइंग फैक्टर है वो क्या है कि हिस्टोरिकल हॉस्टिलिटी है हमारे इंडिया के साथ. ठीक है, TTP पाकिस्तान को यूँ समझो कि एंटाई समझती है. TTP समझती है कि जो पाकिस्तान की गवर्नेंस है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ये पाकिस्तान जो है अमेरिका का साथी है. पाकिस्तान कभी भी अफ़गानिस्तान का या मुस्लिम के साथ कंट्रीज़ के साथ नहीं दे सकता. उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि मिलिटराइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को मिलिटराइज किया है. सिक्योरिटी सेंट्रिक हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है. ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा डायमेंशन है वो है इकोनॉमी. इकोनॉमी में हमारे लिए चैलेंज क्या है कि IMF हमारे लिए बड़ा चैलेंज है. वो इंटरवीन करता है, हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट करता है.
डेब्ट है हमारे ऊपर, ट्रेड इम्बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या है, स्ट्रक्चरल वीकनेस है। हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें वीकनेस है, उसको हम इम्प्रूव जब तक नहीं करेंगे तो ये इस तरह हमें फेस करना पड़ेगा। उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा है इस पर कि हमारी सॉवरेनिटी रिड्यूस होती है, हमारी सॉवरेनिटी वायोलेट होती है, हमारी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज होती है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा बड़ा डायमेंशन है वो है डिप्लोमेटिक, वो डिप्लोमेसी है, वो डिप्लोमेटिक आपका डायमेंशन है। वो उसमें चैलेंज क्या है कि इमेज डेफिसिट है, कि हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बनी हुई है वो पॉजिटिव इमेज नहीं है। उसमें अंडरलाइंग फैक्टर क्या है कि नैरेटिव फेल्योर, हम अपना नैरेटिव बिल्डअप नहीं कर पाते, अपना जो एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप है वो हम नहीं कर पाते। उसमें इम्पैक्ट क्या है कि लिमिटेड इन्फ्लुएंस है, हमारा इन्फ्लुएंस ना होने के बराबर है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेटजिक पावर देखें तो वहाँ पे चौथा जो हमारा डायमेंशन है वो स्ट्रेटजिक है। उसमें हम चैलेंज देखते हैं कि चैलेंज क्या है कि ग्रेट पावर राइवलरी है। ग्रेट पावर राइवलरी में फैक्टर क्या है, कौन आता है कि यूएस चाइना पोलराइजेशन है, ठीक है। उसमें हमारे लिए इम्पैक्ट क्या है कि पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम किसी एक साइड नहीं जा सकते, हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें किसी और के स्टांस को सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो डायमेंशन है हमारा वो है रीजनल, कि चैलेंज क्या है कि सार्क इनएक्टिव है, इनइफेक्टिव है। उसका फैक्टर क्या है कि इंडिया की डोमिनेंसी है। उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमें कि डिप्लोमेटिकली हम आइसोलेट हैं, ठीक है। सो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, अगर आपका आईआर है तो आप उसमें ये थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, अगर आपका आईआर नहीं है तो आप नहीं दे सकते। उसमें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ये है कि रियलिज्म कि पाकिस्तान पॉलिसी रिमेन्स सिक्योरिटी सेंट्रिक, सर्वाइवल ओवर राइट्स आइडियलिज्म। लिबरलिज्म का थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ये है कि वीक इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिड्यूस कोऑपरेटिव पोटेंशियल। कंस्ट्रक्टिविज्म में ये है कि आइडेंटिटी नैरेटिव्स लाइक इस्लामिक सॉलिडारिटी, कश्मीर काज इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस बट नीड प्रैग्मेटिक रिकैलिब्रेशन, ठीक है। सो हम द वे फॉरवर्ड देखते हैं कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बेहतर बनानी चाहिए ताकि ये जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी में ये ख़त्म हो जाए। उसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले इकोनॉमिक रिवाइवल एज अ फॉरेन पॉलिसी एंकर, कि हम इकोनॉमिक रिवाइवल लाएं, हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करें, बेहतर करें। सस्टेनेबल ग्रोथ एंड फिस्कल डिसिप्लिन कैन एनहांस पॉलिसी ऑटोनॉमी, मीन्स पाकिस्तान कैन यूज़ economic revival as the foundation of its foreign policy because sustainable growth and fiscal discipline strengthen autonomy and influence internationally. How economic revival supports foreign policy? Sustainable growth, like strong growing economy reduces dependency on foreign aids and or loans, enhances bargaining power with major powers and regional partners. Fiscal discipline means reduces vulnerability to external pressures from institutions like IMF or World Bank, builds credibility and trust in global financial and diplomatic circles. Foreign policy autonomy means economic strength allows Pakistan to choose partnerships strategically. It enables proactive engagement instead of defensive diplomacy. When Pakistan strengthens its economy, it gains both confidence and the freedom to act independently on the global stage. So, economic revival anchored in sustainable growth and fiscal discipline can empower Pakistan to conduct a more independent and effective foreign policy. ठीक है। उसके बाद है बैलेंस्ड रीजनल डिप्लोमेसी, नॉर्मलाइज विथ नेबर्स थ्रू ट्रेड एंड डायलॉग, डीपोलिटिसाइज सार्क। So Pakistan's foreign policy should focus on balanced regional diplomacy aiming to normalize relations with neighbors through trade, dialogue and cooperation, even in a deeply politicized SAARC environment. So what does mean balanced diplomacy? Means engage with all neighbors without over reliance on any single partner,
avoid being pulled into conflicts solely due to alliances or rivalries. Trade and dialogue as tools means promote intra-regional trade to reduce economic isolation, use continuous dialogue to manage disputes and build trust. How to depoliticize SARC? Acknowledge that SARC is often blocked by India-Pakistan tensions. Focus on practical bilateral and sub-regional initiatives even if SARC summits remain stalled. So even though SARC is often stalled due to politics, Pakistan can use trade and dialogue to normalize relations with neighbors and strengthen regional stability. उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी like maintain balanced ties between the US and China, focus on geoeconomics, not bloc politics. So Pakistan should maintain a strategic neutrality, balancing relations between the US and China while focusing on geoeconomic initiatives rather than getting trapped in bloc politics. How balanced ties with major powers? Balance ties with major powers like avoid over dependence on one global power, benefit from partnerships with both the US and China without compromising sovereignty. How to focus on geoeconomics means prioritize trade, connectivity and investment projects like CPEC, regional energy corridors. Strengthen economic leverage in diplomacy. Avoid bloc politics means prevent Pakistan from being forced into geopolitical conflicts. Maintain flexibility to engage with multiple regional and global players. By staying strategically neutral and focusing on economic initiatives, Pakistan can strengthen its foreign policy while avoiding the pitfalls of bloc politics. उसके बाद हम देखते हैं कि soft power and public diplomacy, promote culture, education and climate leadership to reshape global perception. So Pakistan can use soft power and public diplomacy, promoting its culture, education and climate leadership to reshape how the world perceives it. In culture, Pakistan should highlight Pakistan's arts, literature, music and heritage globally, strengthen people-to-people connections and tourism. And in education, Pakistan should expand scholarships, international academic partnerships and research collaboration. Position Pakistan as a knowledge hub in the region. उसके बाद climate leadership में showcase initiatives like tree plantation campaigns, renewable energy and disaster management. Gain credibility in global environmental forums. So by promoting culture, education and climate action, Pakistan can enhance its soft power and improve its image internationally. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन. ठीक है, स्ट्रेंथन civilian military alignment on foreign policy formulation. Effective foreign policy requires coordinated decision making between civilian leadership and the military, ensuring consistency, credibility and strategic clarity. Civil military alignment कैसे? Pakistan foreign policy is often influenced by both civilian policymakers and military establishment. Alignment ensures a unified national position in negotiations and international forums. What will be the benefits? What can be the benefits? It prevents mixed signals that can weaken Pakistan's credibility. It strengthens decision making in security, economic and diplomatic issues. It allows for long-term strategic planning beyond short-term political cycles. So coordinated civilian military policy ensures Pakistan presents a consistent and credible foreign policy to the world. उसके बाद हम देखते हैं कि proactive engagement like lead on climate, counter terrorism and peace diplomacy to reclaim global relevance. Pakistan can reclaim its global relevance by taking the initiatives in climate action, counter terrorism and peace diplomacy rather than reacting defensively.
सो क्लाइमेट लीडरशिप में क्या है कि लीड रीजनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, disaster management and sustainability. It enhances credibility in global environment forums. काउंटर टेररिज्म में कैसे कि एक्टिवली पार्टिसिपेट इन रीजनल एंड ग्लोबल एंटी टेररिज्म इनिशिएटिव्स, showcase Pakistan as a responsible security partner, peace diplomacy में mediate regional conflicts and engage in dialogue driven solutions, build alliances through proactive diplomacy rather than reactive responses. ठीक है, सो बाय लीडिंग ऑन क्लाइमेट, काउंटर टेररिज्म एंड पीस इनिशिएटिव्स, पाकिस्तान कैन शिफ्ट फ्रॉम डिफेंसिव डिप्लोमेसी टू प्रोएक्टिव एंगेजमेंट, एनहांसिंग इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग. So if we conclude, Pakistan's foreign policy is at crossroads. Security-centric doctrines of the past must give way to an economy-centric, regional and pragmatic approach. Pakistan's foreign policy is at a critical crossroad. The traditional security-focused approach must give way to an economy-centric, regional and pragmatic strategy. वो कैसे कि moving beyond security doctrine, the past decades focused heavily on defense and military priorities. Over reliance on security limits economic growth and regional engagement. Economic centric and pragmatic approach कैसे कि use trade, investment and connectivity as tools of diplomacy, balance regional cooperation with global partnerships. The state's capacity to respond to internal economic crisis, rebuild global credibility and maintain strategic balance will define its foreign policy success in the coming decades. Political stability, ठीक है, climate resilience and fiscal discipline strengthen credibility. Capacity to respond to internal crisis means political stability, climate resilience and fiscal discipline. उसके बाद डोमेस्टिक स्टेबिलिटी एनहांसेस पाकिस्तान्स बार्गेनिंग पावर इंटरनेशनली, मेंटेनिंग बैलेंस मीन्स स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी बिटवीन मेजर पावर्स, coordinated civil military foreign policy, leveraging soft power, education and culture to shape global perception. Pakistan's future foreign policy success depends on its ability to balance internal stability, economic growth and pragmatic regional engagement, moving beyond a purely security driven mindset. ठीक है, so the next decade will define Pakistan's foreign policy. Success will come to those who prioritize economic strength, regional pragmatism and global credibility over outdated security doctrines. आज के लिए यही था. Thanks for watching. Kindly like, comment, share and subscribe our channel. Thank you so much.